तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह था, माफ़ कीजिएगा यह थोड़ा सा वीडियो 2 कट में आ गया है, आगे से ऐसा नहीं होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यही था कि केंद्रीकरण करा। फिर दो इसका क्या एक और पॉइंट था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक और पॉइंट था कि जो भी कर्मचारी उसमें थे कंपनी के, वह न निजी व्यापार कर सकते हैं और ना ही भारतीय लोगों से कोई उपहार ले सकते हैं। वह ना कोई निजी व्यापार कर सकते हैं और ना ही कोई भारतीय लोगों से कोई उपाधि ले लेंगे और ना ही कोई रिश्वत ले सकते हैं। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था कि कंपनी के कोई भी कर्मचारी भारतीयों से रिश्वत भी नहीं लेगा और निजी व्यापार भी नहीं करेगा। निजी व्यापार और रिश्वत लेने की अनुमति को हटा दिया गया। इसके अंतर्गत एक संस्थागत सीओडी की नियुक्ति की गई। सीओडी है क्या? सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। अब ये क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? यह जैसे अपने वहाँ एक नीति आयोग है, ठीक इसी प्रकार का एक आयोग था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, यानी कंपनी पर टोटल नियंत्रण सीओडी के देख में रेख में होता था कि कंपनी की कार्यविधि क्या है, कैसी कर रही है कंपनी कार्यविधि, कैसा है इसका प्रणाली, इससे नियंत्रित किया जाता था, देख रेख किया जाता था। भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी यह देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। यह ब्रिटिश सरकार को यहाँ का जो कंपनी के अधीन जो कंपनी था, कंपनी के अधीन इस माध्यम में कंपनी पर नियंत्रण रखा गया, सशक्त कर दिया गया। और क्या किया गया? राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जो भी जानकारियां थी वह जानकारियां सीधे ब्रिटिश संसद को देता था। कौन? सीओडी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को देता था। इसके बाद से आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1781 में ही पारित हो गया। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस एक्ट को? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया, जो 1781 में पारित हो चुका था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दो बोर्डों की चयन हुई। दो बोर्ड कौन कौन थे? एक बीओसी, एक बीओडी। बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंतर्गत दो बोर्डों की चयन हुई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? तो यह राजनीतिक मामलों का देख रेख करने वाला संस्था था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बीओडी यह वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों को देख रेख कार्यों को करने वाला एक संस्था था, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जो 1773 ईस्वी में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, उन्हें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोबारा पुनः लागू कर दिया गया। अर्थात बीओसी और बीओडी का गठन कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो राजनीतिक मामलों का देखरेख करता था और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों का या कार्यों को करता था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्यों में प्रशासन पर पूर्ण अधिकार इस एक्ट के तहत हो गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्य और पूर्ण प्रशासन पर पूर्ण अधिकार हो गया। कार्य जो कंपनी कार्य कर रही है भारत में, प्रशासन जो कर रही है उस पर पूर्ण अधिकार किसको हो गया? ब्रिटिश सरकार को हो गया। किसके तहत? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत दो बीओसी और बीओडी का गठन हुआ। बीओसी क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। बीओडी क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बीओसी राजनीतिक मामलों का देखरेख करता है, बीओडी क्या करता था? वाणिज्यिक और आर्थिक कार्यों को करता था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1781 में पारित हुआ था। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यानी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट।
मतलब 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ। जो बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उस बंगाल के गवर्नर को सीधे भारत का गवर्नर बना दिया गया, सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जनरल बना दिया गया। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम था, उसके तहत 1773 में जो बंगाल का, जो भारत का नवाब बनाया गया था, और जो बंगाल के नवाब को हटाकर भारत का गवर्नर बनाया गया था, उसको सीधे बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात इस तरह से 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से पहले भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक और चीज हुआ 1833 के अधिनियम के तहत, प्रशासनिक कार्यों के लिए भी नियुक्तियां की गई। एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है 1833 का चार्टर जो अधिनियम है, उसके तहत सिविल सेवा, भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों को सिविल सेवा शुरू करने के लिए भी प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लेकिन COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसकी शुरुआत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भले ही इसका प्रावधान आया था, लेकिन किया नहीं गया। इसके बाद जो आया 1833 का चार्टर अधिनियम के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी कंपनी का शासन केवल कहाँ से कहाँ तक है, तो मुख्य रूप से 1773 से लेके और 1857 तक कंपनी का शासन होता है। 1800 इसके बाद से एक और एक्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम, उसको अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद से 1858 से और जब तक देश आज़ाद होता है तब तक क्राउन का शासन हो जाता है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं ये 1857 में जो महान क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसके तहत सीधे कंपनी के शासन को हटा करके सीधे क्राउन के, यानी क्राउन के शासन को लागू कर दिया गया था पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के। वहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था, यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था। तो वो अलग आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद 1833 के बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। यह क्या किया, 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया, 1853 का चार्टर अधिनियम ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस एक चीज़ पूछा जाता है कि इसी 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की गई। किसके तहत, 1853 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा की शुरुआत 1854 ईस्वी में की गई। 1833 में भी प्रयास किया गया था, लेकिन COD के विरोध के कारण नहीं हुआ, प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एक और इसका काम था 1853 के चार्टर अधिनियम का, भारत जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग हो गए और 6 और नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। और केंद्रीय विधान परिषद का गठन भी किया गया। इसके तहत जो मैं बताया, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जिसके तहत 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई। यह चीज़ें थी। और 4 नए जो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, इसमें से 6 प्रेसिडेंटी में से वह 4 नए विधान परिषद था, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, मुख्य रूप से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की चयन की प्रक्रिया का शुरुआत और मैकाले समिति का गठन हुआ था। इसमें विधान परिषद का गठन हुआ था, जो आज हम लोग देखते भी हैं, और गवर्नर जनरल का विधायी या प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया दोनों को। ये था 1853। इसके बाद से क्राउन का आता है 1858 का, भारत शासन अधिनियम आता है 1909 का आता है, 1919 का आता है, 1935 का आता है। ज़्यादातर हमारे संविधान 1935, 1773, 1909, 1919 से लिया गया है और हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बस अब लास्ट हम लोग देख लें कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाल क्रम से याद कर लेंगे हम लोग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब देखिए जो अंतिम था उसी को सीधे परिवर्तित कर दिया गया क्या। अब गवर्नर जनरल के पद को 1833 में हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1833 में हटा के सीधे गवर्नर जनरल के पद को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अंतिम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वह था लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब इसी को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। जो अंतिम था वह पहला था, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। फिर आगे चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और जो अंतिम होगा वो अगले में प्रथम होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, क्राउन के साथ सीधे चलने लगता है। तो जो गवर्नर जनरल होता है उसका पद समाप्त करके सीधे वायसराय का पद का नियुक्त किया जाता है। इसलिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वो अंतिम था, यहाँ पर आ जाएगा प्रथम हो जाएगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का प्रथम वायसराय, जनरल पद को घटा के वायसराय कर दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। फिर भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अब उसके बाद से स्वतंत्रता होती है तो अंतिम वही प्रथम बन जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद से पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति का चयन हुआ जब संविधान लागू हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू डिवाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए। आगे इसके आगे वीडियो फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।